मैं आनो रही तो कौन का इधर रिप्लाई कर तुम हां बा को वे टीचर ने बोले ना जान है कितना लोग जान है मैं आंदा तो कहां है Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. मॉर्निंग Good सर morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good हो morning, गया sir. हो गया Good morning. हो गया गुड मॉर्निंग कितना हेलो, देखिए बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा है उसको ऑफ कर लीजिए आप लोग। लास्ट टर्म पर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ हमने आपको बताए थे, फार्मूला भी प्रूव किए थे लास्ट में, या फिजिकल टू एम ए, ये मैथमेटिकल फार्मूला था न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए। अब जो हम स्टेप बताने जा रहे हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बताया गया, न्यूटन सेकेंड लॉ बताया गया। अब आइए आज का जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपके सामने पुटअप कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है लेकिन हेल्प लेना है आपको न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्वेश्चन होगा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, derivation of Newton first law from second law। ये मैंने आपके सामने पॉइंट रखा है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। क्वेश्चन आता है कि प्रूव द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, तो कैसे प्रूव करेंगे आप लोग? तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट that F is equal to ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब यहां क्वेश्चन हम रख रहे हैं कि इफ F इज इक्वल टू 0, सपोज कर लीजिए कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो इस फार्मूला से फोर्स का अगर 0 करेंगे तो ma 0 होगा, देन ma इज इक्वल टू 0, यानी m और a का प्रोडक्ट 0, बट m इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता, यानी द मास ऑफ द बॉडी नेवर कैन बी 0, बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब कि या तो m 0 होगा या तो फिर a 0 होगा, बट आप जानते हैं कि मास इज इक्वल टू नॉट नेवर 0, मास कभी 0 नहीं हो सकता। तो जब मास 0 नहीं होगा तो तब क्या 0 होगा? a इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू 0 को आप लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0, तो इस एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब इससे इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको 0 होता है।
तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 को हम Zero. लिखते हैं क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो यही शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और बॉडी अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटीन्यूअस क्या करेगी, वो बॉडी मूव करेगी। Move करेगी। और ये किसका लॉ है, मोशन में रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ। लॉ। तो लॉ ऑफ है। इनर्शिया। जब यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग v इज इक्वल टू कांस्टेंट पर, तो इसके नीचे लिखेंगे कि दिस शोज दैट इफ द बॉडी इज इन द रेस्ट देन ऑलवेज रिमेन इन द रेस्ट, and if the body is in the motion then always remain in uniform motion with constant velocity. This is the Newton first law. समझ में आया? तो इस तरीके से Yes, sir. आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपको जो हमने अभी आपको डिक्टेट किया है इसके नीचे आप नोट कर देंगे, तब जाकर के इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिर एक बार सुनिए, v इज इक्वल टू कांस्टेंट के नीचे आप क्या लिखेंगे कि if the body is in the rest then always remain in the rest, and if the body is in the motion then always remain in the uniform motion with constant velocity. This is the Newton first law. This is फर्स्ट लॉ। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। so in this way we have proved that Newton first law from Newton second law. तो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्लियर जो है आपका सेकेंड टॉपिक हम यूज कर रहे हैं। सर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट लिए हैं? हमने ये बताओ कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 है, तो जब Yes, sir. dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी का टाइम के विथ रेस्पेक्ट में, तो जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dt लिखोगे आप, बोलो। यस सर। और जानते हो Yes, कि sir. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। जीरो zero जीरो। होता है। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जो है इसके बाद न्यू आर्टिकल स्टार्ट करते हैं आपको। इम्पल्स, इम्पल्स। अब आइए इम्पल्स क्या है इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। Listen, when we applied the force on a body for a very short interval of time, then product of force and time interval is called the impulse. Impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity. Again एक बार फिर से रिवाइज करते रहे हैं। When we applied the force on a body for very short interval of time, then product of force and time interval is called the impulse. Impulse is a vector quantity. ये डेफिनेशन है। तो आइए, आपने अभी पढ़े हैं इम्पल्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। जब डेफिनेशन क्लियर हो गया तो आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। The rate of change of momentum is equal to the applied force on the body according to definition of Newton's second law. इसी से हमने F इक्वल टू ma का डेरिवेशन किया था। F इक्वल टू ma का डेरिवेशन इसी फार्मूले से किए थे। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो आप बताइए F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। और अभी आपको मैंने बताया कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाए तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यही F इंटू डेल्टा T क्या होगा, इम्पल्स होगा। क्या होगा, इम्पल्स। और इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये हो गया आपका फार्मूला इम्पल्स का।
इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। तो इम्पल्स जब आएगा तो इम्पल्स का डेफिनेशन लिख देंगे आप, और डेफिनेशन के बाद यहां से लेकर यहां तक आप नोट करेंगे। तो इन दिस वे द इम्पल्स इज फिनिश्ड। इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट आप देख सकते हैं इम्पल्स का, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का यूनिट होगा किलोग्राम न्यूटन मीटर सेकंड, पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड, आर इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकंड। यहां से निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहां से निकालेंगे इसी को हम इम्पल्स कहते हैं, तो फोर्स का न्यूटन और टाइम इंटरवल का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी हो जाएगा यूनिट। तो इस तरीके से इम्पल्स का ये भी यूनिट हो सकता है, या ये भी यूनिट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल्स। अब जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं आपका थोड़ा सा समझना है कि कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, इस पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपने देखा होगा जो क्रिकेट प्लेयर होता है उसमें जब प्लेयर बॉल को कैच करता है, ध्यान से देखिए, जब प्लेयर बॉल को कैच करता है अपने हैंड में तो अपने हाथ को वहां नहीं रोकता है, स्टॉप नहीं करता है, बल्कि जैसे ही बॉल उसके हैंड में आती है वो तुरंत अपने हाथ को बैक साइड ले जाता है। आपने देखा होगा हाथ को बैक साइड ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्यों नहीं जहां बॉल को कैच करता है वहीं पर अपने हाथ को स्टॉप क्यों नहीं कर देता? तो आप बताइए। आप थ्रस्ट फोर्स लग जाएगा सर, क्योंकि सर फोर्स एब्जॉर्ब हो जाता है। आप बताइए कि इन बॉल का सर, इन दोनों का बॉल का अपोजिट फोर्स लगेगा सर उसका मोमेंटम कम करने के लिए। यस सर, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए। देखिए F इंटू डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, जैसे इस फार्मूले में आ जाइए आप लोग। अगर वो हाथ को डायरेक्ट बाल को अपने हाथ में डायरेक्ट अगर रोक लेता है, सडनली स्टॉप करता है, तो टाइम इंटरवल कम होगा, और जब टाइम इंटरवल कम होगा तो फोर्स आपका ज्यादा लगेगा। तो उसके हैंड पर जो है चोट ज्यादा लगेगी। जब चोट ज्यादा लगेगी तो बाल उसके हैंड से गिर सकता है। इसलिए क्या करता है कि वो बाल को जैसे ही हैंड में अपने कैच करता है तुरंत हाथ को पीछे ले जाता है। पीछे ले जाने का मतलब बाल को रेस्ट करने के लिए वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज करता है, और जब टाइम इंटरवल इंक्रीज होता है तो फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। इन दिस वे चोट कम लगती है, द प्लेयर चोट नहीं लगता, यानी प्लेयर के हैंड पर जो है आपका हर्ट यानी चोट जो है कम लगती है। तो ये इसका एग्जांपल्स भी हो सकता है मोमेंटम का। तो आपने अभी स्टडी किया है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बाद आपने इम्पल्स देखा, इम्पल्स का फार्मूला देखा आपने, और उसका यूनिट देखा आप लोग। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। जो सर एग्जांपल कब बोला? अब जो है सर जो अभी बताइए क्या चीज? बॉल वाला। हाँ जो अभी बॉल वाला एग्जांपल बताइए। जब प्लेयर बॉल को अपने हैंड में कैच करता है तो वो सडनली अपने हैंड को या अपने वहीं पर स्टॉप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉल उसके हैंड में आ रही है तो बॉल मोशन में है तो उसके हैंड में भी मोशन में रहेगी। उसको रेस्ट अगर सडनली कर लेता है तो टाइम इंटरवल आपका कम होगा, जिसके वजह से फोर्स ज्यादा वो बॉल उसके हैंड पर लगाएगी और वो बॉल उसके हैंड से गिर सकता है। इसलिए जब प्लेयर बॉल को अपने हैंड में कैच करता है तो अपने हैंड को बैक साइड ले जाता है। बैक साइड ले जाने में वो टाइम इंटरवल इंक्रीज होता है, यानी बॉल को रेस्ट होने में टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, और टाइम इंटरवल इंक्रीज होने से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है जो बॉल उसके हैंड पर एक्सर्ट करता है। तो जब फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो वो आसानी से बॉल को अपने हैंड में जो है कैच कर सकता है। ये जो है एग्जांपल था आपका इम्पल्स, यानी इम्पल्स का एग्जांपल था। समझ में आया? इसीलिए प्लेयर जब भी बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को बैक साइड हो ले जाता है टाइम इंटरवल को इंक्रीज करने के लिए। जब टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा
फोर्स डिक्रीज होगा। तो उस समय फोर्स Decrease डिक्रीज करने होगा, के लिए। और जब फोर्स डिक्रीज Force होगा तो decrease. उसके हैंड पर हर्ट यानी चोट कम लगेगी, चोट जब कम लगेगा। तो वो इजीली बाल को जो है कैच कर सकता है, कैच कर लेगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ equal and opposite reaction. And opposite reaction. इसका माइक यार बंद करो। देखो भाई, लाउड स्पीकर जो पीछे से साउंड आ रही है आप लोग उसको ऑफ कर दो। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस चैप्टर के अंदर 3 लॉ हमको पढ़ाना था। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इम्पल्स, मोमेंटम, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। Every action has equal but opposite reaction force. This is called the Newton's third law. इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स एग्जर्ट करती है तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करती है। इसमें से एक फोर्स को एक्शन और दूसरे फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के जब बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो बैट्समैन जो है उस बॉल को अपने बैट्स पर लेता है, या बॉल बैट से स्ट्राइक करती है। तो जब बॉल बैट से स्ट्राइक करती है तो बॉल बैट पर एक्शन लगाती है यानी फोर्स एग्जर्ट करती है। तो जितना फोर्स बॉल बैट्स पर एग्जर्ट करती है तो बैट भी उस बॉल पर सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करती है, इसीलिए बॉल वहां से रिटर्न होता है। तो इनमें से जो बॉल बैट पर फोर्स लगा रही है उसको हम एक्शन फोर्स कहेंगे, और जो बैट बॉल पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल बट इट्स डायरेक्शन आर अपोजिट, यानी इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है, इसके न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम इस अर्थ पर मूव करते हैं, यानी बी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम इस अर्थ सरफेस पर मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारा जो फीट है उस फीट से अर्थ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं। सपोज कर लो कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये हमारा फीट है, सपोज कर लो कि फीट है, ये फुट अगर ले लेते हैं तो हम इस फुट से इस अर्थ डायरेक्शन पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए। वॉक करने के लिए हम जो है अर्थ पर जो है बैकवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं, जिसके वजह से अर्थ जो है हम पर हमारे फुट पर सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शंस में अपवर्ड डायरेक्शन जो हमें मूव करने में, वॉक करने में हेल्प करती है। तो हमारा फीट अर्थ पर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है वो एक्शन फोर्स हो गया, और जो अर्थ हम पर जो फोर्स लगा रही है उसके अपोजिट वो हो गया रिएक्शन फोर्स। अगर अर्थ रिएक्शन फोर्स ना लगाए तो वी कैन नॉट इजिली मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम इस सरफेस ऑफ अर्थ पर इजिली मूव नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेनी डे के दिनों में स्लिप होती है, अक्सर लोग स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम जितना अर्थ पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं अर्थ हम पर उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाती है, कम हो जाता है, उतना फोर्स करती है, रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ड्यू मतलब क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पर मॉइस्ट हो गया, नमी हो गई, वाटर हो गया, तो वहां पर जो है रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाने की वजह से स्लिप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। So it is also the examples of the Newton's third law. The person move on the surface of earth due to applied the backward direction force by their feet,
So the earth also applied the same force but in the forward direction due to the person move on the surface of earth easily. तो ये एग्जांपल था आपका। बहुत और भी एग्जांपल्स है। आपने देखा होगा एक बुलेट पर एक बुलेट है, उस एक गन में हमने बुलेट फिलअप कर दिया, जैसे ही हम उसके टाइगर को दबाते हैं तो बुलेट तो गन से बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुलेट पर हम जो है फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो जब हमने बुलेट पर एक्शन फोर्स लगाया तो बुलेट गन से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर निकलते समय वो रिएक्शन फोर्स गन पर अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करती है। इसीलिए बुलेट चलाने वाले गन चलाने वाले पर्सन को जर्क लगता है। जर्क मतलब समझ ही रहे हो, जर्क का मतलब धक्का लगना, जर्क लगती है। तो इसीलिए देखा होगा कि जो गन चलाने वाले होते हैं वो कभी भी गन को अपने चेस्ट पर रख करके नहीं चलाते, हमेशा शोल्डर पर रख कर चलाते हैं। शोल्डर पे रखते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन फोर्स बुलेट का रिएक्शन फोर्स गन पर अगर लगेगा तो उसको पीछे मूव करने के लिए स्पेस मिल जाए, इसीलिए गन को अक्सर जो है शोल्डर पर रख करके चलाया जाता है। समझ में आ रहा है? एक तो ये एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स देख लो। मान लो कि रिवर में लोग जो है जब नाव से जो है ट्रेवल करते हैं और जब वो बोट रिवर के किनारे पहुंचती है तो उस समय उस बोट पर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उस बोट से जमीन पर आने के लिए वो जंप करते हैं। क्यों इसलिए जंप करते हैं? क्योंकि बोट जो है जमीन पर आती नहीं है, पानी वाटर में ही खड़ी रहती है किनारे। तो वो क्या करते हैं कि जंप लगा करके बोट से अर्थ पर जंप करते हैं ताकि उनको वाटर के अंदर, पानी के अंदर ना उतरना पड़े। तो ऐसा करने के लिए जो पैसेंजर होते हैं बोट पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो बोट उस पैसेंजर पर उतना ही फोर्स फॉरवर्ड लगाती है जिससे वो इजीली जंप कर जाते हैं। और साथ ही साथ पैसेंजर तो अर्थ पर जंप कर जाता है और बोट जो होती है वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है। तो ये सारा एग्जांपल्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। तो याद रखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स एक्सर्ट करती है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, जिनमें से एक फोर्स को एक्शन एंड सेकेंड फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए आपको अपने माइंड में एक स्टोर कर लीजिएगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। एक ही बॉडी पर कभी भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नहीं काम कर सकता। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। जब एक बॉडी दूसरे पर जब फोर्स लगाएगी तो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर सेम बोट बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसलिए हम वन फोर्स को एक्शन एंड सेकेंड फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक टेबल है। सपोज कर लीजिए कि इस टेबल पर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड काम करता है। तो इस टेबल पर जब इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है डाउनवर्ड काम करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट किस पर लग रहा है? इस टेबल पर काम कर रहा है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टेबल इस ऑब्जेक्ट पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। और इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और ये दोनों अगर इक्वल है तब तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगेगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशंस में रहेगा। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर W इज ग्रेटर देन R, अगर ये W इस R से ग्रेटर हो गया तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखेंगे टेबल टूट जाएगा। चलो बोला, टेबल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? सर W किसको डिनोट कर रहा है सर? W सर किसको डिनोट कर रहा है? W वेट को डिनोट कर रहा है। वेट W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg। वेट का डेफिनेशन है कि द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द फोर्स या इज कॉल्ड द वेट। वेट इज इक्वल टू m into g यानी मास एंड मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रोडक्ट को वेट कहते हैं।
सर रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। Reaction force is also called the normal reaction force because the reaction force is always act perpendicular direction on the surface of the body. इसलिए you can also say that normal reaction force is also called the normal reaction force. अब आइए कुछ और आपको हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। वेट का डेफिनेशन हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। वेट इज इक्वल टू mg होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड द वेट। और ये डेफिनेशन हमने आपको दे दिया है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल इज कॉल्ड द वेट एंड दैट वेट W इज इक्वल टू m इंटू g। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि वेट of a body in moving lift. Weight of a body in moving lift, ये हमको डिफाइन करना है। देखिए लिफ्ट आप समझ ही रहे हैं। एक लिफ्ट में एक वेट नापने वाला आप जो है स्केल रख लो और जब लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है तो आप उस पर स्टैंड कर जाओ और स्टैंड होकर के अपने वेट का मेजरमेंट कर लो। फिर उसके बाद जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब अपने वेट को मेजर करो और जब आपका लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो उस समय अपने वेट को मेजर करो। आप देखोगे कि आपका वेट जो है डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो रियल वेट कब होगा? जब आपका जो है लिफ्ट जब रेस्ट कंडीशन में होगी तो उस कंडीशन में आपका वेट रियल होगा। लेकिन जब लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उस समय वेट आपका इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा। उस कंडीशन में हम वेट को एपारेंट वेट कहते हैं। अब कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, अब ये आपको हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए आपके सामने हमने यहां पर एक लिफ्ट बना दिया। ये लिफ्ट है। ये आपके सामने हमने लिफ्ट बना दिया। सपोज कर लीजिए कि कोई पर्सन है जो इस लिफ्ट में स्टैंड किया हुआ है और ये जो है आपका रेस्ट कंडीशंस में है। ये जो है आपका रेस्ट कंडीशंस में है आपका, मतलब ये रेस्ट है आपका, यानी ये लिफ्ट रेस्ट है। तो आप ये बताइए कि जब ये लिफ्ट रेस्ट कंडीशंस में है तो उस कंडीशन में इस पर्सन का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड काम करेगा। ये आपका वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा और ये पर्सन इस लिफ्ट के सरफेस पर स्टैंड किया हुआ है तो इस पर्सन का वेट डाउनवर्ड काम करने का मतलब कि ये वेट जो है इसके सरफेस पर आपका वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिफ्ट का जो सरफेस है इस पर्सन पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप? रिएक्शन फोर्स। और ये चूंकि लिफ्ट रेस्ट कंडीशंस में है इसीलिए रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये रियल वेट होगा। ये रिएक्शन फोर्स रियल उसके वेट के इक्वल्स होगा। लेकिन आप मान लो कि अगर ये लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पॉइंट याद रखना, इस फिगर में हमने लिफ्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ऊपर हमने मूव करा दिया, यानी ये लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप बताइए कि इसका वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। ठीक है,
और आप बताइए कि Yes, sir. जब ये पर्सन इसके सरफेस पर स्टैंड किया हुआ है तो वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो सरफेस का इस ऑब्जेक्ट पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किधर काम करेगा? अपवर्ड। अपवर्ड काम Upward करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए क्या होगा? आर और डब्ल्यू का Opposite रिजल्टेंट 0. बोलिए। सर व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ Sir, आर एंड डब्ल्यू? आर माइनस W greater than R. W ग्रेटर होगा सर। लेकिन हमने तो आर को ग्रेटर लिया, आर में से डब्ल्यू को माइनस किया हमने। आप ये बताओ कि लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर। अपवर्ड। ऊपर जा रही है। Upward. आर की इसका तरफ मतलब दोनों दो फोर्स लग जब रहा है लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर की सर। तरफ कोई ना एक्सेलरेशन भी हो कोई, रहा है। ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो वो लिफ्ट ऊपर जा रही है। इसका मतलब Yes, कि sir. रिजल्टेंट फोर्स लेने के लिए हम रिएक्शन फोर्स में से वेट को माइनस कर दिया, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन Yes, sir. अपवर्ड होगा क्योंकि ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सी एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आप बताओ कि यहाँ से आर का वैल्यू निकालोगे तो यम ए और ये डब्ल्यू इधर आएगा तो डब्ल्यू हो जाएगा। आर इज इक्वल टू यम ए और डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? एम जी, यानी वेट लिख सकते हो। यम क्या है? तो मास ऑफ बॉडी है। आप इसमें से जो है यम को कॉमन ले लो तो ए प्लस जी होगा। जी। आप ये बताओ कि यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू निकला है इतना आया है, यानी इस एम जी में एम ए ऐड हुआ है और ये एम जी ही उस बॉडी का वेट है। उसके वेट में जब इतनी क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि अगर इंक्रीज होगा सर। अगर लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो अगर वो व्यक्ति जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है वेट नापने वाली मशीन पर, उसको अपना वेट रियल वेट से ज्यादा मालूम पड़ेगा। अगर उसका वेट अगर 30 न्यूटन है तो उसको 30 न्यूटन से ज्यादा वेट मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट अपवर्ड मोशन करेगी ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन से। तो क्या क्वेश्चन निकलता है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई पर्सन अगर लिफ्ट में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है तो उसको अपना वेट ज्यादा मालूम पड़ता है। तो जब उसका वेट ज्यादा मालूम पड़ता है तो उसको हम एपारेंट वेट का नाम देते हैं। क्या देते हैं? एपारेंट वेट। और एपारेंट वेट का वैल्यू जो होगा यम ए प्लस जी होगा। जी का वैल्यू जानते हो, ए का वैल्यू आपको दे दिया जाए तो उसका वेट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब आगे चलो, थर्ड फिगर में आ जाओ। मान लेते हैं कि लिफ्ट अपवर्ड न जा करके डाउनवर्ड जा रही है। इसका वेट किधर काम करेगा? डब्ल्यू। रिएक्शन फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर, अपवर्ड। लेकिन ये वेट डाउनवर्ड मोशन कर रही है। इसका मतलब कि हम वेट में से आर को माइनस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा डब्ल्यू माइनस आर। और डब्ल्यू माइनस आर बराबर होगा यम इंटू ए। अब डब्ल्यू को रहने दो, एम ए को इधर ले आओ तो माइनस यम ए। आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस ना सर, प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख दो, अरेंज कर दो। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यम ए। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू को लिख सकते हो यम जी। एम जी। आर इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में जी माइनस आप जरा बताओ कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है उसके वेट से? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। ऐसा डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड मोशन करती है तो उस लिफ्ट के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है उसको अपना वेट डिक्रीज मालूम पड़ता है, उसको वेट अपना कम मालूम पड़ता है ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के वजह से। तो याद रखना, इन तीनों जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका आते हैं, न्यूमेरिकल्स होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रही है, उसका वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आंसर दे सकते हो कि अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उसका वेट इंक्रीज होगा, अगर डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो उसका वेट डिक्रीज होगा। अगर लिफ्ट अगर यदि रेस्ट कंडीशन में है
तो उस समय रिएक्शन फोर्स उसके वेट के एक्चुअल वेट होगा। ये कंडीशन था आपका। इस पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये पॉइंट था आपका। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये स्टेप आपको स्टार्ट करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है पहले ध्यान से आप सुनो। स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड on the system, if external force does not applied on the system, then total momentum of the system is remains constant. This is called the conservation of momentum. बोलो डेफिनेशन समझ में आया आपको? नो सर। समझ में आया? एक बार और बताइए। यस सर। फिर से समझा रहा है लेकिन लिख कर। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे आपने ये स्टडी किया है, F इजिकल टू dp अपान dt। यस सर। बोलो पढ़े हो ना? यस सर। मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। यस सर। अब आप बताओ कि अगर हम फोर्स को जीरो करते हैं, हम मान लेते हैं कि बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि उसका dp अपान dt चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब कि p क्या हो गया? कांस्टेंट। जरा मैच करो आप। p इजिकल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करो तो p का डिफरेंशिएट करोगे तो dp अपान dt होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यस सर। जीरो। तो बताओ कि ये फार्मूला आपने पढ़ा है? बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट है एंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। उसके बाद मुझे जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना है वो मैं जाके लूंगी। उसके बाद हम लोग माइक बंद करो। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? बैक साइड से आवाज आ रही है। पता ना कोई पबजी लगा। लिसन, F इजिकल टू dp अपान dt। if b does not apply the force on the body, then dp upon dt is equal to 0 and dp upon dt is equal to 0 shows that the p is equal to constant. p का मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट, और जब बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, लेकिन कब होगा? जब जीरो रहेगा जब उस पर फोर्स अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, जब बॉडी पर हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है, तो उस बॉडी का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। और टोटल मोमेंटम कांस्टेंट शोज दैट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब सुनो डेफिनेशन। इन द absence of external force, in the absence of external force, total momentum of the system is remain constant. This is called the conservation of linear momentum. ये डेफिनेशन था। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है सर। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो और कुछ न्यू पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग। एक चीज और देख लेना, बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है और ईच एटम दूसरे एटम पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंटर इंटर एटॉमिक फोर्स। तो इस तरीके से अगर टोटल इंटर एटॉमिक फोर्स निकाला जाए तो वो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा।